और वो लास्ट टॉपिक है तकरीबन बॉन्ड एनर्जी। सो ये बॉन्ड एनर्जी क्या है और किस तरह से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेटेड है। सो आज का हमारा टॉपिक ये है, चूँकि बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और शॉर्ट भी है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। सो बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करने से पहले ज़रा इंडोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ आते हैं कि रिएक्शन इंडोर एक्सो का क्या मतलब है और बाज़ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं और बाज़ एक्सोथर्मिक होते हैं क्यों। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है, यानी एनर्जी इज गिवन आउट। ठीक है, एक्सो मतलब आउट होता है, तम मींस हीट होता है, सो हीट उसमें से रिलीज होता है। अच्छा, द प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो रिएक्टेंट से कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी वाले रिएक्टेंट से लो एनर्जी वाले प्रोडक्ट बनेंगे तो इस दौरान सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो वो एनर्जी लूज करेगा और वो एनर्जी वो गिवन आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है। सो मतलब कहने का ये है कि हर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा जिसमें रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी कम होगी। तो जब हाई एनर्जी रिएक्टेंट से लो एनर्जी प्रोडक्ट बनेगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी और वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा जी, कंबस्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन और एक्सोथर्मिक एग्जांपल। वैसे तो बहुत सारे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन उसमें से वेल नोन एग्जांपल कंबस्शन है। जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो उसको हम कंबस्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड बेस का रिएक्शन, ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होते हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल डायग्राम है उसका। सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सो लेट हम वाई एक्सिस पर एनर्जी ले लेते हैं सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पर कोर्स ऑफ रिएक्शन है यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो हो रहा है। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। सो लेट रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी इतनी है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला लूँ तो ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी होगी। तो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। सो मैं पिन से इसको शो कर लूँ। लेट अगर मैं यहाँ पर इनको मिला लूँ इस तरह से, ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी होगी। तो जब हाई एनर्जी रिएक्टेंट से लो एनर्जी प्रोडक्ट बनेगा तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब तो एनर्जी रिलीज होगी बट उसको हम नेगेटिव साइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को के डेल एच को या डेल ई को नेगेटिव साइन से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डेल एच बेसिकली एंथैल्पी चेंज है और डेल ई इंटरनल एनर्जी चेंज है। सो एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, यानी फाइनल स्टेट की एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी जो है ना वो दोनों क्या है, कम है, और रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो जब आप कम से ज्यादा माइनस करेंगे लाजमी बात है डिफरेंस आपके साथ नेगेटिव ही आएगा। इसलिए हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल एच यानी एंथैल्पी चेंज और डेल ई यानी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा जी, एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी इज टेकन इन यानी सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी रिएक्शन मिक्सचर सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और द प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट। हर एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। तो जब लो एनर्जी रिएक्टेंट से हाई एनर्जी प्रोडक्ट बनेंगे तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज होगी, सो इंक्रीज होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से, सो रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाता है। सो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, लाइक डिकम्पोजिशन टाइप वाले रिएक्शन हो गए तो उसमें से हमेशा हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाहर से। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सो अगर आप यहाँ देख लेते हैं ये रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, ठीक है, और अगर मैं इसको मिला लेट ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है। देखें यहाँ पर प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं कि एक ही मालिक्यूल होगा, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स हो सकते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पर ये हम एवरेज एनर्जी कंसिडर करेंगे तो उनकी एवरेज एनर्जी इतनी है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इट मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगी,
सो एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कहाँ से? सराउंडिंग से, और इस तरह से रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाता है। इंडो का मतलब होता है इन, और थर्म का मतलब होता है हीट। इसका डेल एच पॉजिटिव आएगा। वाई पॉजिटिव आएगा? बिकॉज डेल एच इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सो डेल एच बराबर होगा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। चूंकि प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा है, तो जब आप ज्यादा से कम माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा जी, ये उसकी वो समरी है, जो बातें मैंने अभी आपको की तो ये उनकी समरी है। उम्मीद है आप लोगों के लिए फेमिलियर होंगे। अब आ जाते हैं जी डेल एच, हाउ मच एनर्जी इज गिवन आउट आर टेकन। डेल एच बेसिकली हीट के बराबर होता है। डेल एच एंथैल्पी चेंज है, लेकिन ये बेसिकली बराबर होता है हीट चेंज। ये जब कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, उस हीट का जो अमाउंट होता है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। अगर एब्जॉर्ब करता है तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, और अगर रिलीज करता है तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। बट ये होता क्यों है? ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी में चेंज क्यों आता है? कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ज्यादा क्यों होती? सो हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। असल में होता यह है कि जब रिएक्शन होता है तो पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में से कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एंड फॉर दैट केमिकल बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन उसके बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। अब कोई भी बॉन्ड हो, न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो बेसिकली रिएक्शन में हमारे पास पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, फिर जब प्रोडक्ट के बॉन्ड बन जाएंगे तो उससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो अगर एब्जॉर्ब कम हुई, रिलीज ज्यादा, तो नेट रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, या नेट एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हुई और रिलीज कम हुई, तो लाजिम बात है फिर नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाएगा। ठीक है। सो डेल एच इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट एंड द एनर्जी गिवन आउट व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर मेड इन द प्रोडक्ट। ठीक है। तो डेल एच बेसिकली उस डिफरेंस के बराबर होगा। सो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल एच इज इक्वल टू सम, ये समेशन का साइन है, डेल एच बॉन्ड्स ब्रोकन, यानी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ब्रोकन मतलब बॉन्ड एनर्जी, सिंपली उन बॉन्ड्स की जो बॉन्ड ब्रेक हो गए कहाँ पे? रिएक्टेंट में, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड फ्रॉम। सो अब अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग है तो उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, और प्रोडक्ट में बॉन्ड वीक बन गए, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, तो उससे कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, कम रिलीज होगी, तो ज्यादा से कम माइनस करेंगे, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स है वो वीक है, मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, और रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट स्टेबल है। तो जब वीक बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, सो बॉन्ड ब्रोकन की वैल्यू कम होगी, और जब स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो जब कम से ज्यादा माइनस करेंगे तो डेल एच आपके साथ नेगेटिव आएगा, एंड दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, सो बॉन्ड एनर्जी क्या है ना? सो द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड सिंपली, या द एनर्जी रिलीज व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। यानी जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना लें, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स वही एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड को अगेन ब्रेक करने के लिए, तो हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड। सो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स हैव डिफरेंट एनर्जी, लाजिम बात है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है जी, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप, मैंने ये दो एग्जांपल फिलहाल यहाँ पर दिए हुए हैं, तीन सॉरी, तो इन दो एग्जांपल को अगर आप लोग देख लें, इन दोनों में एक एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH, लेकिन OH की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, जितना दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर, जितने एटम छोटे होंगे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों?
क्योंकि एटम छोटे होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर पर दोनों एटम के न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यही अट्रैक्शन तो बॉन्ड है, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लाइक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो लाजिम बात है डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो देख ले इसकी बॉन्ड एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है और इसकी 436 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पर जी ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज गिवन मैंने दी हुई है टेबल की शक्ल में। ये सारे सिंगल बॉन्ड्स की हैं, जबकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। यहाँ पर भी एक एग्जांपल अगर आप लोग देख ले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 614 है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की 839, तो ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की 615 है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की 891 है, ज़्यादा हो गई। क्यों जी? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब चले जिस तरह भी मैंने स्टार्ट में बता दिया कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जीज में चेंज है। तो चले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं। सो लेट हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, 2H2 plus O2 giving 2H2O, यानी 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen giving 2 moles of water। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जी, किससे जी? बॉन्ड एनर्जी के डेटा से। तो देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट यहाँ पर देख लें, इसका मतलब है कि मतलब 2 H बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक O डबल बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्टेंट में, और फिर 2 मोल्स बनेंगे। तो मैं इसको एज अ 2 मॉलिक्यूल फिलहाल कंसिडर कर लेता हूँ। तो 4 OH बॉन्ड बनेंगे, 4 OH, क्योंकि एक H2O में 2 OH बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 H2O बन रहा है, तो 4 OH बॉन्ड बना। तो रिएक्टेंट में 2 H बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक O डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और प्रोडक्ट में 4 OH बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी इनिशियली, और फिर जब ये 4 बॉन्ड प्रोडक्ट में बन जाएंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब देखना ये है कि एब्जॉर्ब ज्यादा है या रिलीज ज्यादा है, डेल एच उसके अकॉर्डिंगली होगा। सो चले हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। सो एच बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 436, तो 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो 436 प्लस 436। ओ की बॉन्ड एनर्जी है तकरीबन 498, ठीक है। सो 436 प्लस 436 प्लस 498, यानी इतनी जो बॉन्ड एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अच्छा, फिर प्रोडक्ट में हमारे पास बन रहे हैं 4 OH बॉन्ड। तो जरा अब OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को सम कर लेते हैं, 463 प्लस 463, और यहाँ पर भी 463 प्लस 463, ये 4 OH बॉन्ड्स हो गए। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट के अंदर, और इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब जरा एनर्जी एब्जॉर्ब से यानी रिएक्टेंट में जो बॉन्ड ब्रेक हो गए उससे माइनस कर लेते हैं प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बन गए उनकी बॉन्ड एनर्जी को, जो कि आप लोग को अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में चला जाऊं तो देख लें, बॉन्ड ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म। चले, इससे टोटल 1368 आ जाएगा, इससे टोटल 1852 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो वीक है कंपैरेटिवली प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बने हैं उनसे, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1368 माइनस 1852, तो इससे आ जाएगा 484, ठीक है। तो ये साइन हमारे पास माइनस हो गया, तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है ना वो रिलीज होगी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो वाटर की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। सो डेल एच एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, तो इन जो है ना वो कम है और आउट ज्यादा है, तो नेट एनर्जी आउट होगी मतलब रिलीज होगी। सो ये डेल एच हो गया। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सो लेट H2 प्लस Cl2, ये वाला रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं कि H2 प्लस Cl2 गिविंग 2 HCl। तो इस रिएक्शन में अगर मैं मॉलिक्यूल्स में कहूँ तो एक HH बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्टेंट में, एक Cl बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्टेंट में, और 2 HCl बॉन्ड बनेंगे। अब देखना ये कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो देख ले ये रिएक्शन कैसे होगा
कि पहले रिएक्टेंट से बनेगा इंटरमीडिएट एंड देन प्रोडक्ट। सो पहले H बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स बन जाएंगे इनिशियली। सो ये जी सो ये स्टूडेंट्स को ऐड कर लूं। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स बन गए, 2 हाइड्रोजन के एटम्स बन गए हैं और 2 क्लोरीन के एटम्स बन गए हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं, इंटरमीडिएट बन गया। और अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इससे प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये बॉन्ड बन गए HCl। अब हमारे पास ये रिएक्शन एक्सो होगा या एंड होगा, डिपेंड करता है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से एटम बन रहे थे, बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, तो उसमें कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई थी, और जब बॉन्ड बन गए हैं उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है। तो एक HH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 436 किलो जूल पर मोल है, और CCl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ClCl वो 242 किलो जूल पर मोल है। सो इसका सम आ जाता है 638 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक HCl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है जी 431 किलो जूल। तो 2 HCl बॉन्ड प्रोडक्ट में बन रहे, तो 431 प्लस 431 इट मेक्स 862। तो इसका मतलब है कि 681 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, एंड देन 862 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स। तो नेट एनर्जी चेंज क्या हो गया? सो 678 माइनस 862 इज इक्वल टू माइनस 184। तो ये जो माइनस 184 होगा ये बेसिकली क्या है जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और ये नेगेटिव साइन इसका आ गया तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो देख लें रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो बॉन्ड एनर्जीज पर ही डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेटिव बॉन्ड एनर्जीज पर। सो द टोटल एनर्जी डेल एच एनर्जी टू मेक बॉन्ड वन इज, तो ये वही कैलकुलेशन अब यहाँ पर दी हुई। सो द आंसर इज नेगेटिव, इट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वही कैलकुलेशन यहाँ पर फिर मैंने स्लाइड में दी हुई है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिविंग हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, HBr, 2 HBr हैं, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, उससे एक H2 बन रहा है, एक Br2 गैसियस स्टेट में। सो पहले रिएक्टेंट में 2 HBr बॉन्ड ब्रेक होंगे और HH और Br बॉन्ड बनेंगे। सो अब क्या करना है जी, बॉन्ड एनर्जीज को ऐड करना है। ये बॉन्ड देखें ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर ये न्यू बॉन्ड एक ये बन जाएगा और एक यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा प्रोडक्ट में। सो अब देखना ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो गई प्रोडक्ट में। सो ये अगेन उसी तरह का मैंने वो प्रोफाइल डायग्राम ड्रा कर दिया कि लेट रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन गया। इस चीज़ के साथ कंफ्यूज ना हो कि मैंने प्रोडक्ट नीचे लिख दिया, ज़रूरी नहीं है, खैर ये मतलब ज़्यादा भी हो सकता है एनर्जी में। तो HBr एंड HBr दो रिएक्ट करेंगे, पहले 2 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे और 2 ब्रोमीन के एटम्स बन जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद HH एटम कंबाइन हो जाएगा, Br एटम कंबाइन हो जाएगा, और H2 और Br2 यानी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं। अब जरा एनर्जीज को ऐड करते हैं। सो एक HBr बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 366 किलो जूल पर मोल। तो 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो इसका सम हमारे पास आ जाएगा 732 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से एक HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 436 है और Br की 193, इन दोनों का सम आ जाएगा 629। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी 732 है और प्रोडक्ट में जो बॉन्ड्स न्यू बन रहे हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी 629 है। सो 732 एब्जॉर्ब हो रही है और 629 रिलीज हो रही है। तो नेट एनर्जी चेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, 732 माइनस 629 इज इक्वल टू 103 विद द पॉजिटिव साइन। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। सो ये नेक्स्ट स्लाइड में वही कैलकुलेशन फिर दी हुई है, 732 माइनस 629, तो इससे आ जाएगा 103 किलो जूल पर मोल। So the answer is positive. It means this particular reaction is endothermic. अच्छा, so summary क्या होगी जी?
द एनर्जी वैल्यूज हैव यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल एंथैल्पी चेंज का. In the exam you will be given the energy values and all the bonds to make or break. क्योंकि एग्जाम में इस तरह से होगा कि मैं आप लोगों को बॉन्ड एनर्जीज दूंगा और बॉन्ड एनर्जीज के बेस पर आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना होगा, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दूंगा, कुछ बॉन्ड एनर्जीज दे दूंगा, कुछ बॉन्ड एनर्जीज आप लोगों से पूछ लूंगा, वो सिंपल इक्वेशन से आप लोग फाइंड कर सकते हैं. Energy goes in to break bond, energy goes out when bonds are made. So del H is energy in minus energy out. ये समरी होगी आज के डिस्कशन की. अच्छा जी, सो सिर्फ ये एक बेसिक कंसेप्ट में यही एक बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक रहता था. सो ये हमने डिस्कस कर लिया. बाकी इसके बाद जो है ना वो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट जो है ना वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग काइंडली रेज हैंड कर लें और अपने क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लें शाबाश. फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वो शुरू करूँगा स्लाइड्स. क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा, रेज हैंड तो कोई नहीं कर रहा. एनर्जी रिलीज एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी फॉर एक्सोथर्मिक. यस, लास्ट बात है, तभी तो एक्सोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट में जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उनके लिए एनर्जी कम एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि वो बॉन्ड वीक होते हैं. प्रोडक्ट में जब स्टेबल बॉन्ड बन जाते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड बन जाते हैं तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाती है. तो नेट एनर्जी चेंज हमारे पास ना वो नेगेटिव आ जाता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. ठीक है जी, पूछ लें बासित खान. मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, वेट कर लें. अच्छा जी बासित. सर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की ना, मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी. नहीं, जिस एटम की नहीं, मैंने कहा दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बना है, अगर उन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस ज्यादा हो. ठीक है, दो मुख्तलिफ एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बना है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस ज्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल एक HF है और एक HCl है, तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, वरना फिर तो HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 436 है और Cl की तो 42 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो Cl की ज्यादा है. तो असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी पोलरिटी मैटर करता है. अगर दो बॉन्ड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के दरमियान जिनके दरमियान बॉन्ड बना है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. अच्छा जी, कोई और स्टूडेंट? वो जो स्टूडेंट रेज हैंड कर लेते हैं ना तो वो ऑप्शन में ऊपर आ जाते हैं, तो मुझे नज़र आ जाते हैं. तो बस ठीक है, बस का एक क्वेश्चन था. चले जी, मैं इसको एंड कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए ना. अगेन कन्वर्जन में चंद मिनट लगते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करता है MP4 को, तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मैं फिर ऑनलाइन होता हूँ. ठीक है, हाँ, क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम है 11:30 तक कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.